धरती पर जब पानी ही नहीं था तो पहली बार बारिश कैसे हुई? और ये MDH वाले अंकल कौन है जो हर एड में दिखते हैं? और ये इतनी बड़ी बड़ी विंडमिल इतनी ऊंचाई पर कैसे लगाई जाती हैं? एक ऐसा गांव जहां हर आदमी के घर पर एक एरोप्लेन है। और भी ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, तो एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 12, क्या आपने कभी सोचा है कि जब पृथ्वी पर पानी ही नहीं था तब पहली बार बारिश कैसे हुई होगी? चलिए आपको ले चलते हैं करीब 4 अरब साल पहले की कहानी में। उस समय पृथ्वी पर बड़े बड़े उल्कापिंड आकर टकराते थे और इन उल्कापिंडों के अंदर पानी के कण भी मौजूद होते थे। इसी दौरान पृथ्वी पर कई जगहों पर ज्वालामुखी भी फटते रहते थे, जिनसे निकलने वाली गर्मी और गैसों के कारण पानी भाप बनकर ऊपर उठता और धीरे धीरे बादलों में जमा होने लगता। फिर समय के साथ जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, वह भाप बादलों में बारिश के रूप में गिरने लगी। यह बारिश कोई मामूली बारिश नहीं थी, यह लाखों सालों तक लगातार चलती रही, जिसने हमारी धरती को पानी से भर दिया। फैक्ट नंबर 11, अमेरिका में एक गाँव है जहाँ आपको हर घर के आगे कार नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट खड़ा मिलेगा। जी हाँ, यह जगह है कैमरन एयर पार्क स्टेट। और यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के रहने वाले लगभग सभी लोग रिटायर्ड पायलट हैं। जब भी इन लोगों को बाजार जाना होता है या कोई जरूरी सामान लाना होता है तो ये लोग कार की बजाय अपने एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की सड़कों को भी इस तरह डिजाइन किया गया है कि एयरक्राफ्ट आराम से लैंड कर सके और हर घर के बाहर पार्क हो सके। कितनी अनोखी और दिलचस्प जगह है ना ये। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा है कि जो विशाल पवन चक्की आप देखते हैं उन्हें इतनी ऊंचाई पर आखिर कैसे लगाया जाता है? इन विंडमिल्स की एक एक ब्लेड की लंबाई लगभग 400 फीट तक होती है, जो किसी ऊंची इमारत जितनी बड़ी होती है। इन चक्कियों को स्थापित करने के लिए खास तौर पर विशाल क्रेनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो इन्हें बड़ी सावधानी से अपनी जगह पर फिट करती हैं। यह कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर तेज हवाओं के बीच काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। एक बार जब ये पवन चक्कियां लग जाती हैं तो ये 3.2 मेगावाट तक बिजली पैदा कर सकती हैं, जो लगभग 1900 घरों की बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है। सोचिए एक पवन चक्की से कितनी ज्यादा ऊर्जा मिल सकती है, और यह हमारे पर्यावरण के लिए भी कितना फायदेमंद है। फैक्ट नंबर 9, अगर दांत घिसते घिसते अचानक ब्लेड मुंह में गिर जाए तो क्या होगा? और सबसे मजेदार बात तो यह है कि इससे दांत तो कट जाते हैं, पर मसूड़े क्यों नहीं कटते? असल में बात यह है कि जैसे प्लास्टर कटर से प्लास्टर तो आराम से कट जाता है, पर अगर उसे हाथ पर रखो तो हाथ नहीं कटेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ब्लेड घूमता नहीं बल्कि हल्के हल्के वाइब्रेट करता है। इस वाइब्रेशन की वजह से हमारी स्किन भी साथ में वाइब्रेट करती है, इसलिए कटने से बच जाती है। लेकिन दांत जैसी हार्ड चीजें हिलती नहीं है तो वो फट से कट जाती हैं। अब टीथ कटर की बात करें तो वो गोल गोल घूमता है, इसलिए इससे तो कई बार नसें भी कट जाती हैं। इसलिए डॉक्टर पहले मुंह को सुन्न कर देते हैं ताकि आपको कुछ पता भी ना चले। फैक्ट नंबर 8, आपको यकीन भी नहीं होगा पर जो स्पंज हम रोज बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आपकी टॉयलेट सीट से करीब 200 गुना ज्यादा गंदा होता है। हैरानी हो रही है ना? चलिए अब समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल किचन स्पंज बैक्टीरिया और जर्म्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ये हमेशा गीला रहता है और उसमें बर्तनों से बचा हुआ खाना फंसा रहता है, जो धीरे धीरे सड़ता रहता है। इसी वजह से बैक्टीरिया को पनपने का पूरा मौका मिलता है। एक स्टडी में पाया गया कि जहाँ टॉयलेट सीट पर करीब 50 बैक्टीरिया प्रति स्क्वायर इंच होते हैं, वहीं किचन स्पंज में 10 मिलियन बैक्टीरिया होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बर्तन तो हम साफ कर रहे हैं, लेकिन जिन चीजों से साफ कर रहे हैं वो कितनी गंदी हो सकती है इसका अंदाजा नहीं था। मुझे भी जब ये पता चला तो मैं खुद चौंक गया। हम बर्तन चमकाने पर तो ध्यान देते हैं पर उस स्पंज को भूल जाते हैं, जो असल में जर्म्स का घर बना हुआ है। तो सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? तो पहला और सबसे आसान तरीका है कि आप अपने स्पंज को समय समय पर ब्लीच या गर्म पानी से साफ करें, जिससे बैक्टीरिया मारे जा सके। लेकिन अगर आप पूरी तरह से इस झंझट से बचना चाहते हैं तो प्लास्टिक या सिलिकॉन के ब्रश को यूज करें। ये जल्दी सूख जाते हैं और इनमें खाना फंसने का चांस भी बहुत कम होता है, जिससे जर्म्स का खतरा भी कम हो जाता है। फैक्ट नंबर 7, स्टेडियम्स की सीट को फिर से नया करने का एक तरीका देख के सच में मेरी आत्मा को शांति मिल रही है। अब होता यह है कि जब सीट्स पर सीधी धूप पड़ती है तो उनका पूरा लुक खराब हो जाता है, उनका पेंट फीका पड़ जाता है। लेकिन इसे फिर से पेंट करने की बजाय एक और जुगाड़ वाला तरीका अपनाया जाता है। फ्लेम थ्रोअर से हल्की आग लगाई जाती है, जैसा कि वीडियो में देख सकते हो। इससे कुर्सी जलती नहीं है, बल्कि जो बैक्टीरिया बैठे हुए होते हैं वो भी चुटकी में उड़ जाते हैं। ऊपर की खराब पेंट की लेयर पिघल जाती है और फिर निकलती है एकदम चमचमाती सीट, जो आपकी तशरीफ के लिए पूरी तरह तैयार होती है। तो भाई साहब अब बेझिझक बैठ जाओ। फैक्ट नंबर 6, ये डिवाइस वाकई कमाल का है। इसकी मदद से डॉक्टर आपकी हर नस से पूरी तरह से वाकिफ हो जाता है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच्ची में होता है। इस डिवाइस का नाम है वेन फाइंडर। ये डिवाइस आपकी बॉडी पर नियर इंफ्रारेड लाइट फेंकता है और फिर उस लाइट को पढ़कर आपकी नसों की रियल टाइम इमेज दिखाता है। इससे डॉक्टर को
सही नस ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होती और इंजेक्शन भी एकदम सही जगह लगता है। अब बताओ इंजेक्शन लगवाते समय तुम्हें डर तो नहीं लगता? क्योंकि अगर ऐसा डिवाइस हो तो इंजेक्शन की टेंशन काफी कम हो जाती है। फैक्ट नंबर 5, अगर आप एक कैलकुलेटर में किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो वो या तो डिवाइड नहीं कर पाएगा या फिर एक एरर दिखाएगा। लेकिन अगर यही काम आप 1950 के जमाने के मैकेनिकल कैलकुलेटर पर करोगे तो कुछ और ही नजारा देखने को मिलेगा। असल में जब भी कोई नंबर 0 से डिवाइड होता है तो वो अनडिफाइंड होता है, और तो और अगर आप 0 को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो भी अनडिफाइंड रहेगा। इसका मतलब यह है कि इसका कोई सटीक उत्तर नहीं निकाला जा सकता। आप सोचिए, आज तक कोई भी मैथमेटिशियन इस समस्या को सोल्व नहीं कर पाया है, इसका कोई सफल फॉर्मूला बना ही नहीं है और नहीं शायद अब बनेगा। यही वजह है कि ये कैलकुलेटर हमेशा चलता रहता है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि रुकना कब है। हालांकि नॉर्मल कैलकुलेशन तो ये बड़े आराम से कर लेता है। जैसे ही आप कोई आम गणित का सवाल डालते हैं ये उसे हल करके आपको दे देगा, पर जब बात 0 की आती है तो वो अपने सारे गणितीय ज्ञान को भूल जाता है और बस चुप हो जाता है। ये एक तरह से कैलकुलेटर का ऑपरेटर म्यूट मोड है। फैक्ट नंबर 4, MDH यानी महासेधी हट्टी की कहानी वास्तव में प्रेरणादायक है। इसकी शुरुआत महासेठ चुन्नीलाल गुलाटी ने 1919 में सियालकोट में करी थी, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया के पंजाब का हिस्सा था, जो पाकिस्तान में पड़ता है। जब पार्टीशन हुआ तो चुन्नीलाल गुलाटी के बेटे धर्मपाल गुलाटी, जिन्हें आप MDH वाले चचा के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली आ गए। धर्मपाल जी पहले पाकिस्तान में मसालों की दुकान चलाते थे। उन्होंने केवल 15 लाख में एक टांगा खरीदा, लेकिन उचित आय न होने के कारण उन्होंने वो टांगा बेचकर मसालों का बिजनेस शुरू किया। 1948 में धर्मपाल जी ने करोल बाग में एक छोटी सी मसालों की दुकान खोली और अपने काम को तेजी से बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने बेहतरीन क्वालिटी के मसाले कम प्रॉफिट मार्जिन पर बेचना शुरू किए। देखते ही देखते एक दुकान से 2 दुकान हुई और फिर एक फैक्ट्री भी खुल गई। MDH पहली ऐसी कंपनी थी जिसने मसाले को प्रॉपर पैकेजिंग के साथ बेचना शुरू किया, जिससे ग्राहकों को सेफ्टी और हाइजीन की गारंटी मिली। उस समय पाव भाजी या सांभर जैसी डिशेज बनाने के लिए 4 से 5 मसालों को मिक्स करना पड़ता था, इसलिए उन्होंने पाव भाजी और सांभर मसाला जैसे प्रीमिक्स लॉन्च किए, जिससे ग्राहकों का समय भी बचा और खाने बनाने की प्रक्रिया भी आसान हो गई। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कॉर्न यानी भुट्टा खाते हैं तो वो आपके पूप में साबुती क्यों निकलता है? मतलब आप उसे पूरा निगलते तो नहीं हो, तो फिर ऐसा होता क्यों है? चलिए समझते हैं। दरअसल कॉर्न के बाहरी हिस्से का सेल एक टफ प्रोटेक्टिव फाइबर से बना होता है और हमारे शरीर में उसे पूरा तोड़ने के लिए वो एंजाइम ही नहीं होते हैं। जब हम कॉर्न के अंदर वाले हिस्से को डाइजेस्ट कर लेते हैं तो बाहर की लेयर अनटच रह जाती है और आपके पेट से सीधे निकल जाती है। इसलिए जब आप अपने स्टूल की जांच करते हैं तो कॉर्न के टुकड़े साबुत नजर आते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन ये साइंस की बात है। फैक्ट नंबर 2 इज, आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि एलन मस्क अपने बाप का ही साला है। हाँ मेरे दोस्त, वह अपनी बहन का ही मामा है। अरे और भी हैरान करने वाली बात है, एलोन मस्क का बाप उसका बाप और जीजा दोनों लगता है। यह कैसे हो सकता है? हाल ही में एलोन मस्क के पिता ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपनी ही बेटी के पिता हैं। मतलब एलोन मस्क अपनी ही बहन के बेटे और भांजे के भाई हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एलोन के पापा की स्टेप डॉटर यानी एलोन की माँ कहती हैं, हम इस धरती पर सिर्फ बच्चे को पैदा करने के लिए ही आए हैं। अब ये सुनकर हंसी भी आती है और अजीब भी लगता है। इसमें बुरा मानने अपमानित होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन सच में एलोन मस्क के बाप ने अपने परिवार के रिश्ते जरा अजीब बना दिए हैं। मुझे तो ये लगता है कि एलोन मस्क का परिवार मार्स पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। फैक्ट नंबर 1, क्या हुआ जब एक उड़ते हुए प्लेन की छत ही उड़ गई? यह घटना है 28 अप्रैल 1998 की। गेल यामामोटो जो अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 में सफर कर रही थी, जब वो प्लेन पर चढ़ रही थी तब उन्होंने प्लेन की राइट साइड की विंडो पर एक 4 इंच का क्रैक देखा। यह देखकर वो थोड़ी घबरा गई और उनके मन में ख्याल आया कि कहीं इस क्रैक के चलते उड़ान में कोई बड़ा संकट ना आ जाए। लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद एयरपोर्ट स्टाफ को इसकी जानकारी होगी, इसलिए उसने कभी भी स्टाफ या क्रू मेंबर से कुछ नहीं कहा। यह फ्लाइट हीलो से होनोलुलु के लिए उड़ान भर रही थी। अभी प्लेन को उड़ते हुए केवल 20 मिनट ही हुए थे और वो 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। तभी अचानक पैसेंजर्स को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और हवा के प्रेशर से एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से प्लेन की छत का 35 फीट का हिस्सा हवा में उड़ गया। साथ ही एक एयर होस्टेस क्लेरा बेल लेसिंग जो 5th रो की सीट के पास खड़ी थी, हवा के प्रेशर से प्लेन के बाहर उड़ गई और तो और उनकी बॉडी कभी नहीं मिल पाई। इस घटना ने प्लेन को पूरी तरह से अनबैलेंस कर दिया था। पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, जिससे वो हवा के दबाव से गिरने से बच गए। और भी ऐसे मजेदार फैक्ट जानने हैं तो इन दोनों में से किसी भी एक वीडियो पर क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके जाना।